नमस्कार, विधि और हम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढड़वाल। आज विधि और हम कार्यक्रम में हम एक बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सबकी जिंदगी के साथ जुड़ा है। विषय है साइबर अपराध और डिजिटल कानून। आज हम इस विषय को लेके आए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आए दिन हम सुनते हैं कि किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है या किसी के साथ जो है कोई घटना घटी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हम जानते हैं कि हमारे पास कोई कानून है इनके लिए, इनसे बचने के लिए, इनसे लड़ने के लिए? तो आज हम बात करेंगे साइबर और डिजिटल कानून की। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एडवोकेट सुमन ठाकुर जी। सुमन ठाकुर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो इस बर्निंग इशू पे आपने टॉपिक रखा, इसके लिए मैं डीडी हिमाचल का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ कि आपने इस इशू के ऊपर मुझे बुलाया। और ये इशू सब बहुत ज़्यादा बर्निंग है और सबके लिए जानना ज़रूरी है। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि ये बर्निंग टॉपिक है, इसको जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, तो मैं आम नागरिक की अगर भाषा में जानना चाहूँ आपसे, तो साइबर और डिजिटल कानून क्या है? आज की तारीख में हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और ऐसे में हमारी प्रेजेंस, हमारी पहचान, हमारा चाहे वो आधार कार्ड हो, हमारा पैन कार्ड, हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारे बैंक अकाउंट, हर चीज़, हमारी प्रेजेंस ऑनलाइन मौजूद है हर आदमी की। कोई ये नहीं कह सकता आज की तारीख में कि वो ऑनलाइन मौजूद नहीं है। ऐसे में इस पूरे सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो लॉ बनाया गया है वो उसे हम साइबर लॉ कहते हैं। तो उसमें आपके अधिकार भी हैं और अपराधों की भी व्याख्या की हुई है। जी, जैसे कि आपने बताया कि अपराधों की व्याख्या की गई है। अगर मैं जानना चाहूँ तो कौन कौन से अपराध हैं जो इसमें आते हैं? इसके लिए स्पेसिफिक कानून बना था आईटी एक्ट 2000। उसमें उसके अलावा जो हमारा बीएनएस है, जो पहले आईपीसी होता था, अब बीएनएस 2023 है, उसमें प्रावधान है। जैसे अगर आपके साथ कोई साइबर धोखाधड़ी होती है, आपके साथ में साइबर बुलिंग होती है, स्टॉकिंग होती है, या साइबर आपके साथ कोई दूसरे तरीके का मॉलेस्टेशन, आपका डेटा ब्रीच होता है, वो तो जितने भी ये अपराध ऑनलाइन जो आपके इंटरनेट से जुड़े, मोबाइल डिवाइस से या आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं, वो आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत कवर होते हैं। अलग अलग धाराएं हैं इसकी, जो जैसा आप कोई अपराध करता है उसके मुताबिक जो है उसकी उसमें सज़ा का प्रावधान है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे मैं बताऊँ आपको कि अगर कोई साइबर स्टॉकिंग करता है, किसी को मतलब बुलिंग कर रहा है, तो उसके लिए 3 साल से 5 साल तक का प्रावधान है। धोखाधड़ी करता है तो जो आपके बीएनएस में कवर होते हैं वो कानून जो है आईटी में भी कवर होते हैं। तो इस तरीके से व्याख्या दी हुई है, तो कवर है अभी पूरे तरीके से। जैसे हमने ऑनलाइन फ्रॉड की बात की, तो उस समय जब ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके बैंकिंग से पैसा निकल गया आपके साथ, या ऑनलाइन कोई फ्रॉड आपके साथ जो है वो हो गया। तो उस समय जो है आम नागरिक की अगर मैं बात करूँ तो उसे कौन से कदम ऐसे उठाने चाहिए कि उसका जो उसके साथ जो हुआ है वो मेजर अमाउंट में उसका जो है वो ना कन्वर्ट हो जाए? देखिए मैम, इसमें क्या है कि अगर मान लिया अगर आपका पैसा जाता है, जैसे आम आदमी है तो उसको सबसे बड़ी चिंता रहती है उसके बैंक अकाउंट से, खाते से पैसे अगर निकल जाते हैं, और उसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे कि कौन किस किस ज़रिए आज की तारीख में आपके पैसे निकल रहे हैं। जो सवाल आपने पूछा कि उसको इमीडिएटली उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने चाहिए जब भी उसको पता लगे कि उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया है। तो एक तो नेशनल हेल्पलाइन है 1930, उसके ऊपर इमीडिएटली कॉल करें आप। हालांकि वो हेल्पलाइन क्योंकि थ्रू आउट कंट्री उसमें कॉल्स आती हैं तो वो बिज़ी रहती है, तो लेकिन फिर भी आप उसको मैटर को विद इन टाइम रिपोर्ट करें। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो आप उसको इनकी नेशनल जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in, आप उसके ऊपर लॉगिन करके वहाँ रिपोर्ट करें। उसके अलावा हर स्टेट में अब एक साइबर सेल बना हुआ है, आप वहाँ पर रिपोर्ट करें उसको। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपको काम करना है वो है आपको आपके कंसर्न्ड बैंक को इंटीमेट करना विद इन टाइम। वो बहुत ज़रूरी है। आप उसको इंटीमेट करें और ये बताएं कि भाई इस अकाउंट से मेरे पैसा निकल चुका है, या मेरे को इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने को बोला था, या मेरे साथ ऐसा जो भी आपके साथ अपराध हुआ, आप उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें। इसमें टाइम इज़ दी मेन कंस्ट्रेंट। अगर आप डिले करेंगे तो जो आपका पैसा है वो
किसी एक अकाउंट से में जिसमें ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ से जो भी साइबर अपराधी है वो उसको बहुत जल्दी विड्रॉ करने की कोशिश करता है। वो उसको किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद उसको फिजिकली विड्रॉ करेगा। जैसे विड्रॉ करेगा तो आपको विड्रॉल लिमिट से पहले उसको रिपोर्ट करके पैसे को बचाना है। तो समय बहुत ज़रूरी है मैम। समय पर जो है जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो जाए आपके साथ ऐसी चीज़ घटती है तो इमीडिएटली आपको एक्शन लेना है जी। पर जैसे आपने ये बात बोली कि अगर हम बात करें बैंकिंग की, अगर हम बात करें तो बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बैंकिंग हम कहते हैं कि सेफ है, आपके पास आप ओटीपी ना दे किसी को। तो थोड़ा सा मैं बैंकिंग के रोल के बारे में आपने जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस अकाउंट से बैंक से ट्रांसफ़र दूसरे अकाउंट में एक तरफ पैसा जा रहा है तो उसकी डिटेल भी बैंक के पास होती है। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी, बैंकिंग का भी तो बहुत बड़ा रोल है। मैं कहूँगा बैंकिंग का ही बहुत सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर। आरबीआई की गाइडलाइंस भी है, इनफैक्ट अभी 2023 की गाइडलाइंस है कि अगर आपकी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं है, सपोजली आपके बैंक अकाउंट से पैसा खाली हुआ और उसमें ना तो आपको कोई ओटीपी आया या आपका पार्ट पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो बैंक की लायबिलिटी है आपको पैसा रिटर्न करने की, प्रोवाइडेड कि वो 72 आवर्स के विद इन टाइम फ्रेम आप उसको बैंक को रिपोर्ट करते हैं। बैंक आपको कई बार बोलता है कि भाई हम नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, बैंक इज़ अंडर ऑब्लिगेशन। और अगर वहाँ भी पैसा ना मिले तो बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, वहाँ पर आप अपना इशू को रेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक जो है मैम, बैंक के ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि वो केवाईसी करेगा, नो योर कस्टमर। तो जिस बैंक अकाउंट में पैसा जाता है वो बैंक अकाउंट या तो फेक होगा या वो ऐसे आदमी का होगा जिसका अता पता नहीं है। तो ऐसे में ये सारी ओनर्स जो है ये बैंक के ऊपर है। तो बैंक अगर अपने पार्ट पे ड्यू डिलिजेंस नहीं करता है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बैंक इस सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और 99% जो केसेस है हमारे, जो आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकलता है तो वो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में नहीं जाता है सीधा, वो इंडिया में ही बैंकों में सर्कुलेट होता है। तो ऐसे में दिक्कत आज की तारीख में भी ये है कि बहुत सारे बैंक अकाउंट ऐसे होते हैं, किसी आदमी की डेथ हो चुकी है, उसका बैंक अकाउंट चल रहा है, या जैसे आपका डेटा ब्रीच हुआ है, मोबाइल नंबर, आधार, पैन कार्ड, उसके बेस के ऊपर कई बार बैंकिंग ऑफिशियल्स, प्राइवेट बैंक के भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होकर डेटा ब्रीच करते हैं। तो वो लोग भी जो हैं कि एक प्राइवेट अकाउंट खुल जाएंगे, उनका अता पता नहीं होता है, उनका एक्चुअल जो कस्टमर है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है। और अगर होगी भी, कई बार क्या होता है कि मेरे नाम से ही कोई एक्स खाता किसी बैंक में खुला हुआ है और उस खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मुझे पता नहीं है। तो आपको टाइम टू टाइम अपने जो आपके आधार कार्ड हैं जिनसे बैंक लिंक है, तो गवर्नमेंट साइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन चलाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नाम पे कितने सिम इशू हो रखे हैं, आपके नाम पे कोई बैंक अकाउंट तो नहीं चल रहा, आपके नाम पर कोई लोन तो नहीं चल रहा आज के समय में। क्योंकि अपराधी ऐसा भी बहुत सारे करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आपके बैंक नाम पे लोन लेंगे, लोन को डिफ़ॉल्ट करेंगे, अल्टीमेटली आपके ऊपर उसकी रिकवरीज आएंगी। जी, अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अवेयरनेस, आप अवेयर रहें। जी मैम, अवेयरनेस बहुत बहुत ज़रूरी है। इसमें अवेयरनेस एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ये तो हमने बैंकिंग रोल के बारे में भी जान के, अगर हमारे साथ ये अपराध हो जाए, साइबर अपराध हो गया है, तो इसके लिए क्या जिन्होंने साइबर अपराध किया उनके लिए एक सख्त कानून बने हुए हैं कि जिस तरह की वो गतिविधियां कर रहे हैं तो उनके लिए भी कोई कानून बने हुए हैं, और जो जिसके साथ हुआ है वो कानून की मदद कैसे ले सकता है? देखिए, इसमें आपका जो कानून फ़र्ज़ किया, अब साइबर अपराध बहुत तरीके के हैं। अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो महिलाओं को ज़्यादातर ये समस्या आती है कि उनके नाम पर किसी ने फेक अकाउंट बना दिया, उनकी साइबर बुलिंग कर रहा है, कोई स्टॉकिंग कर रहा है, उनके अकाउंट में ज़बरदस्ती मैसेज भेज रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, तो वो मॉलेस्टेशन के चार्जेस हैं। तो उसको लेकर भी IT एक्ट में प्रावधान है। आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में उसको लेकर रिपोर्ट करें, साइबर सेल में रिपोर्ट करें। अगर सोशल मीडिया में किसी में आपके नाम पे कोई मैसेज सर्कुलेट हो रहा है तो सोशल मीडिया को जो प्लेटफॉर्म है उसको इन्फॉर्म करें आप। उसके अलावा आपके पास कोर्ट जाने का भी एक विकल्प रहता है। फ़र्ज़ किया जैसे कि हमारी सबकी सोशल मीडिया में प्रेजेंस है, कोई आपको बदनाम कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, आपके नाम कोई मैलिशियस कैंपेन आपके अगेंस्ट में चला रहा है, तो आप कोर्ट में जाकर उन वीडियोस को हटवाने के लिए एक सिविल सूट भी दाखिल कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स विच यू कैन इनिशिएट इन द कोर्ट। तो उसमें आप इंजंक्शन मांग सकते हैं कोर्ट से। तो कोर्ट इन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डायरेक्शन देता है कि भाई ये ऐसे ये गलत तरीके से इनके नाम प्रचारित किए जा रहे हैं वीडियो, आप इनको डिलीट करो। तो वो एक तरीका है। आपको पैनिक में नहीं आना है
और सिर्फ जो लीगल रिकोर्स है उसको अपनाएं और अब एक स्ट्रेटजी के साथ में जो है आप इससे निकल सकते हैं। जी, आपने शब्द इस्तेमाल किया डीप फेक। जी, तो ये डीप फेक तकनीक क्या है और ये कैसे काम करती है? डीप फेक क्या है मैम कि डीप फेक आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। और हालांकि पिछले कुछ सालों तक तो यही था कि भी आपसे ओटीपी मांगा जाता था, आपसे दूसरे डेटा मांग के ब्रीच किया जाता था। अब समस्या ये आ गई है कि डीप फेक में आप वीडियो, सपोजली कोई पोर्नोग्राफिक वीडियो होगा, वो होगा किसी और का, उसके ऊपर किसी और आदमी का या औरत का चेहरा चिपका के उसको सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया जाएगा। उसके पीछे उनका मकसद आपको बदनाम करना भी हो सकता है, आपसे रैंसम लेना भी हो सकता है, फिरौती जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल। तो उसमें आपकी एक चीज़ और भी, मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि अभी कुछ टाइम पहले एक केस हुआ जिसमें कि एक पेरेंट्स थे, उनके बच्चे को लेकर कॉल आई उनको दिन के समय में कि आपका बच्चा हमने किडनैप कर लिया है और आप उससे बात कर लीजिए। तो उन्होंने फ़ोन पे बात भी करवाई, उनको बच्चे की ही आवाज़ लगी वो, और उनसे बोला गया कि विदिन 15 मिनट्स आप जो है आप ये पैसा दीजिए हमें, नहीं तो हम आपके बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। वो पैनिक में आए, उन्होंने वो पैसा उनको दे दिया। और इनफैक्ट वो जिनके साथ ये हुआ वो खुद आईटी सेक्टर से जुड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद जब उनको वो पैसा दे दिया और वो उनको बताया गया कि इस बच्चे को लेने आप वहाँ पर आ जाइए, आपको बच्चा मिल जाएगा, तो उनका दिमाग, उन्होंने करा कि भाई हमारा बच्चा सवेरे स्कूल गया था। तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करा कि सर ऐसे ऐसे मेरा बच्चा हो। तो उन्होंने बोला आपका बच्चा हमारी क्लास में बैठा हुआ है। तो देन दे रियलाइज्ड कि जो बच्चे की आवाज़ थी वो डीप फेक के ज़रिए, वो जो उनका बच्चे की ओरिजिनल वॉइस से मैच करवा के उन्होंने जो कॉल करवाई थी वो एक एआई जनरेटेड वॉइस थी, जिसके ज़रिए कि उनसे वो रैंसम पैसा लिया गया। तो अभी भी अगर सपोजिटली कभी भी किसी को इस तरह की कॉल आती है जिसमें बोला जाता है कि हमने आपके घर के बच्चे को वो कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, कि या कहीं वो कोई फंसा हुआ है, तो आप उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, आप उसको दूसरे नंबर से कॉल करें, वेरीफाई करें, क्रॉस वेरीफाई करें। आप पैनिक में ना आएँ, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, साइबर सेल को इन्फॉर्म करें, अदरवाइज़ आपका पैसा, योर मनी इज़ एट रिस्क। जी, बहुत अच्छी बात की कि कभी भी अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है तो उस समय थोड़ा संयम रखें। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया, हमें बताया कि एक बच्चे के साथ जिस तरह से किडनैपिंग केस हुआ, पेरेंट्स ने जो है वो जागरूक थे, उन्होंने पहले पता किया। तो इसीलिए जो है खुद जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जैसे कि हमने डीप फेक की बात की, क्या प्रोटेक्ट, अगर मैं बात करूं कि या प्रोटेक्शन प्राइवेसी कुछ ऐसी होती है कि जिससे हम अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? डीप फेक, देखिए मैम, डीप फेक तो आज की तारीख में किसी का भी बनाया जा सकता है। आपका कोई सोशल मीडिया पे आपका वीडियो अवेलेबल है, वो उसको डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वो उसमें चेहरा बदलेंगे, उसकी आवाज़ बदलेंगे। बात यही है कि भाई अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके बाद आप जो मेजर्स आपको लेने हैं, रिएक्टिव मेजर्स जो आपके होंगे, वो आपको क्या लेने हैं, तो वो मैटर करता है। आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि कोई मेरा डीप फेक नहीं बना सकता, वो बनाएंगे, वो बना सकते हैं, लेकिन आपको उससे बचने का तरीका, मतलब उसके बाद जो आपकी जो काउंटर एक्शन होगा वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो हम कानून की जो है वो मदद उसके लिए ले सकते हैं। हाँ, कानून की मदद ये है कि भाई आप, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उसको इंटीमेट करो कि ऐसे ऐसे मेरा एक डीप फेक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है आपके सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, आप उसको इमीडिएटली उसको उस साइट से हटाया जाए। वो नहीं हटाते हैं, आप गवर्नमेंट के पास अप्रोच करें, साइबर सेल में जाएं, कोर्ट को अप्रोच करें, तो टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बच्चों की बात करी, मैं बच्चों की बात करूं तो आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं। तो कई बार जो है बच्चे खेलते खेलते भी कई बार हम सुनते हैं कि पेरेंट्स के अकाउंट से पैसा जो है वो निकल गया। तो वो कैसी स्थिति होती है, तो उसमें क्या हमें करना चाहिए? देखिए मैम, एक चीज़ है इसमें कि हम, क्या होता है कि हम बैठे हुए हैं और बच्चा रो रहा है, तो आपने उसको गेम खेलने के लिए मोबाइल हाथ में थमा दिया। अब जब आपने उसको मोबाइल दिया, वो किसी अननोन सोर्स से कोई ऐप डाउनलोड कर रहा है जो कि गेमिंग ऐप है, लेकिन वो बेसिकली आपका डेटा ब्रीच कर रही है, वो डेटा आपका एक्सेस कर रही है। और डेटा एक्सेस में भी क्या है कि वो आपकी फ़ोन की एक्सेस लेगी, कैमरे की एक्सेस लेगी, वो आपकी लोकेशन की एक्सेस लेगी, और आप इनफैक्ट यकीन नहीं करेंगे, वो एक्सेस उनके पास जैसे आ जाती है, इंटरनेट से कनेक्टेड आपका फ़ोन, आपका बच्चा घूम रहा है, आप उस ऐप के पास आपके घर में कौन सी लोकेशन में क्या सामान पड़ा हुआ है, कहाँ पर आप, कैसे आपके घर का सारा सामान रखा हुआ है, लोकेशन क्या है, वो सारी उनके पास चली जाती है।
बच्चा क्या है कि बच्चा सारी नोटिफिकेशन को अलाउ करता रहेगा गेम खेलने के चक्कर में। बिल्कुल। तो पहली तो बात मैं ये बोलूँगा कि भी बच्चे को चाइल्ड लॉक भी फ़ोन में लगता है, आप अपना फ़ोन ऐसे मत दें, बच्चा बहुत प्रोन है। और दूसरी बात ये भी है क्योंकि टीनेजर्स बच्चे भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी साइबर क्रिमिनल टारगेट करते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है इस देश में क्या वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा बच्चों को प्रताड़ित भी किया जाता है मानसिक। अगर हम और डीप में जाएं तो डार्क वेब आपने अगर नाम सुना होगा, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनसे आप बच्चे को दूर रख सकें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो आपका बच्चे के साथ भी मनोवैज्ञानिक तरीके से भी उसको बहुत ज़्यादा तंग किया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत सारी गेम्स आज की तारीख में ऐसी हैं जो अल्टीमेटली उनका टास्क सुसाइडल होता है कि अब आप बिल्डिंग से छलांग लगा दें। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, सुनने होंगे आपने। तो ये सारी साइबर अपराध से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आप अपने बच्चे को अवेयर करें, खुद अवेयर रहें। जी, थोड़ा सा मैं डिजिटल अरेस्ट क्या होता है उसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या वास्तव में ये कानूनी प्रक्रिया है? देखिए मैम, डिजिटल अरेस्ट तो साइबर अपराधियों की एक नई टर्म आ गई है। भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। कोई भी जो पुलिस, चाहे इधर ईडी है या साइबर लॉ से जुड़े हुए अपराध हैं या दूसरे आपकी पुलिस है, कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है कभी भी। डिजिटल अरेस्ट में अपराधी क्या करता है, वो ये दिखाता है कि हमने आपकी ईमेल हैक कर ली है, या कोई भी आपको एक पैनिक दिखाया जाएगा और स्क्रीन के ऊपर कोई ड्रेस में आदमी दिखेगा। वो पुलिस की वर्दी में हो सकता है, वो किसी ईडी अधिकारी के रूप में आ सकता है, वो सीबीआई अधिकारी के रूप में आ सकता है, वो जज के रूप में बैठा हो सकता है। वो आपको बोलेगा कि भी इतने मिनट में आप ये काम करो, इतने पैसे हमें दो, नहीं तो आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसको अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। सरकार या पुलिस या कोई भी ऐसी शाखा जो कि अपराध से जुड़े हुए मामले देखती है सरकार की, वो कोई भी डिजिटल अरेस्ट कभी भी किसी व्यक्ति का कानूनन तौर पे नहीं करती, और ना ही इस तरह की कोई टर्म लॉ में है डिजिटल अरेस्ट नाम की। ये सिर्फ एक अपराधियों का ठगी करने का एक नया तरीका है जिससे कि हमें अवेयर रहना है। जी सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी ऐसे कौन कौन से कानून हैं और कौन कौन सी, अगर मैं अधिनियम एक्ट्स की बात करूँ तो कौन कौन से एक्ट्स हैं जो जिनका फ़ायदा हम उठा सकते हैं और जिनके अगेंस्ट जो हैं हम कंप्लेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं वो आपसे जानना चाहूँगी। कंप्लेंट का तो जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हम अपराधों की बात करें तो साइबर में क्या है, जैसे फ़िशिंग एक अपराध है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपका डेटा ब्रीच होता है। आपकी ईमेल से डेटा लिया जाएगा, आपको ओटीपी भेजा जाएगा। उसके अलावा आपका डीओसी अटैक हम बोलते हैं, डीओएस अटैक होता है एक, जिसमें कि मान लिया कोई आपकी पब्लिक सर्विस से जुड़ी हुई कोई वेबसाइट है या आपकी कंपनी कोई सर्विस रेंडर कर रही है, तो उसकी ट्रैफिक की कैपेसिटी है सपोजली 1000 के करीब लोगों को हैंडल करने की ट्रैफिक की। उसके ऊपर ऑल ऑफ सडन ट्रैफिक भेज दिया जाएगा, तो वो आपकी साइट क्रैश हो जाएगी। फिर क्या है कि वो सर्विसेज आपकी डिसरप्ट हो जाएगी फॉर द टाइम बीइंग। तो इस तरह की बहुत सारे अपराध हैं। बुलिंग है, साइबर बुलिंग है। इसके अलावा आईपीआर से जुड़े हुए आपके साइबर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। आपकी कोई ओरिजिनल क्रिएशन है, वो आपकी कोई चोरी कर लेता है, अपने नाम से करता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारी जो भारतीय दंड संहिता जिसको हम कहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि तो उसमें इनका प्रावधान है। जब हम जो एक नॉर्मल अपराध होता है जैसे धोखाधड़ी हो गया या दूसरा कोई अपराध है आपका, तो उसमें भी ये कवर हो जाते हैं। और जो इसके अलावा जो आपका आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें डेडिकेटेड सेक्शंस हैं। जो भी अपराध, जैसे आपका कंप्यूटर हैक हुआ है या आपका डेटा ब्रीच हुआ है या पोर्नोग्राफिक मटेरियल सर्कुलेट हुआ है या आपको आ रहा है या मैसेज आ रहे हैं आपको ऐसे, तो हर कानून का, हर विषय का, अपराध का अलग अलग व्याख्या भी दी हुई है आईटी एक्ट में, और उसको लेकर उसमें सज़ा का प्रावधान भी है। आजकल बहुत सारी शॉपिंग ऐप्स हैं, हम कहीं से भी जो है वो शॉपिंग, घर पे बैठे बैठे शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो और कई तरह की ऐप्स को हम जो है वो डाउनलोड कर देते हैं। जब कई तरह की ऐप्स को हम डाउनलोड करते हैं, कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है, या अगर हम बात करें कि कई तरह की गतिविधियाँ जो हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो मैम ये अच्छा सवाल पूछा आपने। हमें अननोन सोर्स से कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी है आज की तारीख में। अगर आप अननोन सोर्स से ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो जो ऐप है वो आपके, जैसे मैंने बताया, वो आपका कैमरा का एक्सेस लेगी, आपके
बैंक आपके जो डेटा पड़ा हुआ उसका एक्सेस लेगी, और वो एक्सेस लेने के बाद जो है वो उसके ऊपर वो फिर एनालाइज करके आपको टारगेट करना शुरू करेंगे। जहाँ तक रही बात शॉपिंग ऐप्स की, तो आप नोन सोर्सेज से ही आप उसको अपनी शॉपिंग करें जहाँ तक पॉसिबल हो। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके कम पैसे के लालच में ना करें। दूसरी बात मैम एक चीज़ है इसमें कि अब अपने डेटा को अपने को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए इतने पूरे माहौल में, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लें। उसके लिए क्या है कि जैसे आपका बैंक अकाउंट है या आपका ईमेल है, आप उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। एक है कि आपने लॉगिन किया, आपने पासवर्ड डाला, सपोजिटली आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, आपका पासवर्ड किसी हैकर को पता लग गया, लेकिन अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखी है उसमें, तो आपको एक और मैसेज भेजेगा गूगल या जीमेल जहाँ से भी आपका सर्वर है कि क्या ये आप हैं जो लॉगिन कर रहे हैं, वो आपके मोबाइल पर आएगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, वो व्हाट्सएप पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा जीमेल में कर सकते हैं, दूसरी वेबसाइट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ़ोन जो आपका है मैम, उसको आप इस तरीके से उसकी सेटिंग रखिए। आप ये देखिए कि आप कोशिश कीजिए कि आप किसी को अपनी कैमरा एक्सेस ना दें, अपने कॉन्टैक्ट एक्सेस ना दें, अपनी लोकेशन की एक्सेस आप बंद रखें। इनको अगर आप बंद रखेंगे तो टू सम एक्सटेंट जो है वो आपका डेटा ब्रीच नहीं होगा। जी, किसी वीडियो, वही बात मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रही हूँ कि किसी वीडियो के थ्रू या हम बात करें किसी ऑडियो के थ्रू जो है आपकी व्यक्ति की जो है वो छवि को ख़राब कर दिया गया है। जी मैम। तो जैसे आपने पहले बताया कि उन वीडियोस को बंद करवाइए या कीजिए, तो कानून की मदद से हम उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने किया है, क्या हम उनके बारे में पूरी डिटेल जो है कानून के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि किसने इस तरह की जो हमारी वीडियो जनरेट की है, और क्या सज़ा का क्या प्रावधान उसके पास होता है? देखिए, इसमें बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं जिसमें जो अपराधी होता है वो फेक सिम कार्ड के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, वो फेक आईपी एड्रेस के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, और कई बार वीपीएन आपने सुना होगा, एक अलग वीपीएन से वो नेटवर्क से आपको एक्सेस कर रहा होगा। तो ऐसे में होता क्या है कि अपराधी तक पहुंचना मुश्किल है, थोड़ा नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि वो अपराधी सामने नहीं बैठा है आपके, वो छिपा हुआ है उस इंटरनेट के माया जाल के पीछे छिपा हुआ, जहाँ उसने अपनी आइडेंटिटी भी छुपाई हुई है। तो पकड़ना बहुत मुश्किल है अपराधियों को ऐसे में। और इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, 140-50 करोड़ के करीब आबादी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बल्क में आपका डेटा ब्रीच होता है। जो कंपनीज जिनमें आप लॉगिन करते हैं, जिन वेबसाइट्स में लॉगिन करते हैं आप, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी में भी नाम आए हैं जहाँ से डेटा ब्रीच होता है। बैंक से आपका ऑफिशियल्स भी कई बार डेटा ब्रीच करते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है लेकिन होता है मैम। तो वो डेटा जो है वो लेकर वो किसी और के नाम से आपके सिम एक्सेस करेंगे, फिर वो आपको कॉल करेंगे, तो उनको पकड़ना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप मैटर को रिपोर्ट करें, तो पुलिस अपना काम ज़रूर करती है। गवर्नमेंट जो है इसको लेकर काफ़ी प्रोएक्टिव है, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैंपेन भी चलाए हुए हैं। जी, जैसे कि हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें कि सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर नहीं हैं, कई तरह से कई बार कहते हैं कि हमें ओटीपी भी नहीं आया है, तो कई बार उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है, तो ओटीपी भी नहीं उनके पास आया है, और कोई मैसेज के थ्रू जो है ना वो कई बार, अभी जैसे रिसेंटली हमने एक केस सुना है कि बहुत बड़ी मेजर अमाउंट में उनके साथ जो है वो ठगी हुई है। वो कह रहे हैं कि हमें कोई मैसेज नहीं आया, कोई ओटीपी भी नहीं आया, और ना ही उनके पास कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा स्मार्ट वो था। तो उसका क्या मुख्य कारण रहते हैं? देखिए, अब आज की तारीख में तो अब साइबर अपराध इतने आगे पहुंच चुका है, एआई इतने आगे पहुंच चुका है कि आपको सिर्फ एक फ़ाइल आएगी, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, एपीके फाइल होगी, वो अननोन सोर्स से होगी। कई बार तो आपको कॉल आएगी, और कॉल में आपको बोला जाएगा कि किसी तीसरे आदमी के साथ में आपको कॉन्फ्रेंसिंग पे लेना है, कोई काम दिखा के। सपोजली आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आपको बोला जाएगा कि जी हम आपसे प्रमोशन करवाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो फलाने व्यक्ति ने नंबर दिया, और जैसे वो आपको व्यक्ति कॉल करेगा वो बोलेगा कि आप अब कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ, और कॉन्फ्रेंस पे आते ही आपका फ़ोन हैक हो जाएगा और डेटा आपका ब्रीच हो जाएगा, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। तो एक चीज़ तो ये भी है कि बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पर जो आपने चीज़ पूछी, कि क्योंकि उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, पेंशन फ़ंड होता है या सारी उम्र भर की कमाई होती है, अगर वो अवेयर नहीं हो सकते डिजिटली, तो एक बैंक अकाउंट में हम ऐसा भी रखें
जिसको वो डिजिटल दुनिया से दूर रखें। बैंक अकाउंट आप एक ऐसा खोलें जिसमें आप ऑनलाइन बैंकिंग ना करें, आप मैनुअल करें। और आप बैंक अकाउंट आप अपना ऑपरेट करते हैं जिसमें आपकी ऑनलाइन बैंकिंग, उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक कम अमाउंट आप रखें और उसमें ही आप बैंकिंग करो। जैसे ज़रूरत पड़ती है उतना सा उसमें डालें, बाकी आप अपना पैसा दूसरे एक बैंक अकाउंट में डालें। अगर आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, डिजिटल युग है, आपको हर चीज़ ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी आप बच सकते हैं कि अगर आप उस बैंक अकाउंट को डिजिटली, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, OTP ऐसा आप कुछ भी ना करें, उस बैंक अकाउंट को ना छेड़ें। बुजुर्गों के लिए ख़ास तौर पर, या वो लोग जो कि अभी तक इस चीज़ से अवेयर नहीं है या फेमिलियर नहीं है, बिल्कुल। तो उनके लिए तो एक प्रिकॉशनरी मेजर फॉर द टाइम बिंग ये मैं कहूँगा कि वो ऐसा कर सकते हैं। सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग के लिए एक तो जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि क्या सख्त कानून बने हैं अब आगे जो सोशल मीडिया, जिस तरह से हम बात करें कि कोई भी कंटेंट हम जो है वो दिखा देते हैं, कई बार हम किसी चीज़ का प्रूफ भी नहीं है कि ये चीज़ घटित हुई भी है कि नहीं है, और उसको मेजर अमाउंट में जो है वो फैला दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ऐसा हुआ है। कई बार वो बाद में पता चलता है कि ये तो फेक था, ये सही में घटित ही नहीं हुआ। तो उसके लिए भी क्या कोई सख्त कानून बने हैं ताकि जो कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, और मैं बात करूँ जो किसी की छवि खराब करने के लिए जो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे सख्त कानून कौन से हैं? कंटेंट क्रिएशन की जहाँ तक बात है, बल्क में कंटेंट क्रिएट हो रहा है आज की तारीख में, और हमने ये देखा कि बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स भी होते हैं या रिलीजियस इश्यूज़ भी होते हैं, उसमें भी बहुत सारे कई बार ऐसे ना फेक मैसेजेस फैलाए जाते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी टारगेट हो रही है या पर्टिकुलर किसी सेक्शन को टारगेट किया जा रहा है। तो वो ऐसे समय में ये ज़रूरी है कि लोगों को उनका इससे इम्पैक्ट हो, इससे पहले आदमी को वो मैटर रिपोर्ट करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करते हैं ये चीज़, वो द प्लेटफॉर्म इज़ अंडर ऑब्लिगेशन टू रिमूव दैट कंटेंट। और इमीडिएटली अगर आपको लग रहा है कि वो मेजर स्केल पे ये फैल रहा है, और समाज में कई बार ऐसे भी मैसेजेस आते हैं या वो होता है कि घृणा फैल रही है या कोई सांप्रदायिक ऐसा कुछ फैलाया जा रहा है उसके ज़रिए, तो फिर आप, जैसे कि मैंने बताया, कि आप एक सिविल कोर्ट में जाकर एक दावा दाखिल कीजिए कि भाई ये इस तरीके से सिविल इंजंक्शन मांगे आप कि भाई इसको बंद किया जाए इमीडिएटली। और उसके बाद जो है क्रिमिनल भी उसकी रिपोर्टिंग करें आप, नज़दीक का जो आप थाना है आप वहाँ पर जाएं, और वो फिर साइबर का जो उनका सेल है वो उसको रिपोर्ट करेगा। साइबर अपराध दूसरा, जैसे मैंने बताया, नेशनल हेल्पलाइन है, उसके ऊपर आप रिपोर्ट करें। ये सारे अपराध उसी में कवर होते हैं, आपके IT एक्ट की धाराएं हैं, और जैसे कि BNS जो है वो उसमें बेसिकली इनमें प्रावधान में। और एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी होता है जिसमें पॉक्सो भी हम जिसको कहते हैं कि वो उसके सेक्शंस भी लगते हैं। तो बच्चों के लिए भी स्पेशल डेडिकेटेड अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो भी कानून में प्रावधान है, आप उसमें भी उस कानून को अवेल कर सकते हैं। जी, सुमन ठाकुर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आज हमने जाना कि किस तरह से हम जो हैं जागरूक हों, और किस तरह से जो हैं जो अपराध अगर आपके साथ हो जाता है या आपके साथ साइबर बुलिंग होती है तो किस तरह से आपको कानून की मदद लेनी है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।